संधि का मतलब समझ लीजिए, संधि है क्या। संधि का मतलब होता है जोड़। इसका शाब्दिक अर्थ जब बात करते हैं हम, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। अब बात ये आती है कि जोड़ किसका होता है। इसमें दो वर्णों का जोड़ होता है, या दो शब्दों का जोड़ होता है, या वाक्यों का जोड़ होता है। तो संधि भी होती है, इसमें हमेशा दो वर्ड जुड़ते हैं, और दो वर्ड जब जुड़ते हैं तो उन वर्णों की ध्वनियों जुड़ने के बाद जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे परिभाषा मिलती है कि दो वर्णों के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब जो संधि शब्द है, इसमें भी संधि होती है। जैसे इसकी संधि अगर निकालें हम तो इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे हम कहते हैं सम धन धे, तो सम धन धे बराबर क्या बन जाता है? आपका संधि बन जाता है। तो संधि शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि होती है। संधि शब्द में कौन सी संधि है? इसमें कौन सी होती है? व्यंजन संधि होती है। जैसे मां के बाद कोई व्यंजन आता है तो मां की जगह क्या हम अनुस्वर कर देते हैं, उसके अनुसार संधि शब्द में क्या हो जाती है? संधि व्यंजन संधि हो जाती है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ होता है। अब परिभाषा क्या हुई? इसमें जो जोड़ होता है वो किसके? दो वर्णों का होता है, और दो वर्णों के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब जो विकार वाली बात है उसको समझ लीजिए आप। विकार वाली बात देखिए क्या है। जो विकार की बात आती है इसको समझ लीजिए अच्छे से। हम जब दो वर्ड आपस में जोड़ते हैं तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। हम कह सकते हैं जब दो वर्ड जुड़ते हैं तो कहीं न कहीं ध्वनि में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। तो दो वर्णों के मेल होने से जो ध्वनि परिवर्तन होता है मिलने के बाद, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ होता है। संधि शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें संधि जब आती है तो कौन सी हो जाती है? व्यंजन संधि हो जाती है। व्यंजन संधि। संधि शब्द में जोड़ेंगे सम धन धे बराबर क्यों बन जाएगी? व्यंजन संधि बन जाएगी। ये तो मूल बात है थी संधि शब्द से लेकर। अब हम बात करते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है और उसमें किस तरह से वर्ड आपस में मिलते हैं, उसमें किस तरह से परिवर्तन होता है। तो चूंकि आपस में वर्ड मिलते हैं तो हमने वर्णमाला पढ़ाई थी, उसमें क्या है? वर्ड बताए थे आपको कौन से स्वर होते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं, कौन से अंतस्थ होते हैं, कौन से ऊष्म होते हैं, विसर्ग क्या है, अंतस्थ क्या है, ये सब की चर्चा हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आज चूंकि संधि पढ़ रहे हैं, संधि में क्या मिलते हैं? वर्ड मिलते हैं, तो उन्हीं के अनुसार इसके प्रकार भी हो जाएंगे आपके। इसके मूल भाव को समझिए। मूल भाव ये है कि जो संधि है आपकी, जब इसके प्रकारों की बात आती है कितने प्रकार की है, तो वर्ड समझ लीजिए। वर्णमाला में वर्ड आपके मुख्यतः दो प्रकार हो गए। एक तो स्वर होते हैं, क्या होते हैं? व्यंजन। तो जब वर्ड आपस में मिलेंगे या तो स्वर से स्वर मिलेगा, या स्वर से व्यंजन मिलेगा, या व्यंजन से व्यंजन मिलेगा। एक संधि और हो जाती है जिसका नाम हो जाता है आपका विसर्ग संधि। तो जब इसकी बात आती है तो अब देखिए संधि के प्रकार देख लेंगे। संधि के प्रकार क्या है? तीन होते हैं। पहली संधि जो आपकी आती है उसका नाम है आपकी स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरी जो संधि है वो आपकी है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तीसरी जो आती है आपकी वो है आपकी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक, तो स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई, और क्या हो गई आपकी? विसर्ग संधि हो गई। अब ये तीन प्रकार की संधि। प्रश्न आ जाता है संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के जो प्रकार होते हैं वो आपके तीन होते हैं। एक होती है स्वर संधि, दूसरी क्या होती है? व्यंजन संधि, तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। अब मूल कॉन्सेप्ट समझिए। परिभाषा क्या होती है इसकी कि दो वर्गों के मेल होने से जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पे, जैसे स्वर संधि की बात आती है तो इसका मूल कॉन्सेप्ट समझिए। मूल कॉन्सेप्ट ये है कि स्वर संधि में प्रथम शब्द का जो एक स्वर और प्लस क्या होगा? स्वर होगा। स्वर प्लस क्या है? स्वर। इसमें व्यंजन संधि है। अगली जो व्यंजन संधि है इसमें क्या होता है? इसमें क्या है? व्यंजन के साथ क्या मिलता है?
व्यंजन प्लस क्या हो जाएगा, व्यंजन अथवा क्या हो जाएगा, स्वर। मूल भाव यह है कि स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर मिलेगा, व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन भी मिल जाएगा और व्यंजन के साथ क्या मिल जाएगा, स्वर भी मिल जाएगा। तीसरी आपकी आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का मतलब हुआ विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह ये होता है प्लस, विसर्ग प्लस स्वर भी हो सकता है और आपका व्यंजन भी हो सकता है। अब एक बार फिर देख लीजिए, जो स्वर संधि होती है उसमें स्वर के साथ स्वर मिलता है, व्यंजन संधि होती है उसमें व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर मिलता है, और विसर्ग संधि की बात जब आती है तो विसर्ग संधि के साथ स्वर भी मिल सकता है और क्या मिल सकता है, व्यंजन भी मिल सकता है। अब बात यहाँ पे आ रही है कि अब परिभाषा पे देख लो। जैसे मान लो संधि की परिभाषा क्या थी कि दो वर्णों के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब बात आती है कि स्वर संधि की परिभाषा क्या हुई, तो यहीं से परिभाषा बन जाती है कि स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब व्यंजन की परिभाषा की बात आती है तो व्यंजन क्या हो गई आपकी, कि व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अब बात आती है विसर्ग की, तो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि तीनों की परिभाषा अपने आप याद हो जाती है। इसकी परिभाषा, मूल परिभाषा क्या हुई कि दो वर्णों के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात कह सकते हैं जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब उसके बाद आई अब स्वर संधि की बात आई, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें आपस में जब मिलेंगे तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड भी स्वर होता है, द्वितीय शब्द का पहला वर्ड भी स्वर होता है। तो स्वर का स्वर से मेल होने पर उसे जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल होने पर जो ध्वनि परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। अब इसमें जो दो बल मिलते हैं, एक मूल भाव ये समझ लीजिए, अक्सर ये कंफ्यूजन होता है आखिर कौन से बल मिलते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमेशा प्रथम शब्द का अंतिम बल मिलता है और द्वितीय शब्द का पहला बल मिलता है। जैसे मान लीजिए विद्यालय है, विद्यालय है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझिए इसका। अब इसमें हमने कह तो दिया कि दो बल मिलते हैं, तो समझना ये आखिर वो दो बल कौन से हैं जो मिलते हैं। तो देखो हम इसको तोड़ते हैं, हमने एक शब्द ले लिया विद्या, धन क्या है, आलय। इसको समझना बहुत जरूरी है कि अब हमने कहते देते परिभाषा के अनुसार तो दो वर्णों के मेल होने से जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब हमने देखा है विद्या और आलय ये अलग अलग क्या है, शब्द हैं और ये दोनों मिल रहे हैं। और बात आ रही है कि यहाँ मिलते क्या है, दो वर्ड मिलते हैं। तो समझने की बात यह आखिर वो दो वर्ड कौन से हैं जो यहाँ मिलते हैं। यहाँ तो दो शब्द लिखे हुए हैं, तो यहाँ समझ लीजिए हमेशा जब दो वर्ड मिलते हैं तो उनका नियम है संधि में कि प्रथम शब्द का हमेशा अंतिम वर्ण निकालते हैं और द्वितीय शब्द का हम क्या निकालते हैं, पहला वर्ण निकालते हैं। क्योंकि उदाहरण किसका है, स्वर संधि का है। तो स्वर संधि की परिभाषा है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी स्वर होगा। तो जब हम विद्या धन आलय में निकालेंगे तो विद्या का अंतिम वर्ण क्या है, ध्या है, और ध्या में स्वर कौन सा लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, प्लस द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ है। तो मैंने ये देखा क्योंकि स्वर संधि का उदाहरण है ये, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर है और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी क्या है, स्वर है। इसलिए क्या माना जाएगा, इसमें दो वर्णों का जब मेल हो गया, मतलब दोनों को जब मैंने जोड़ दिया, तो हमारा जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जब बड़े आ के साथ बड़ा आ मिलता है तो हमेशा जो होता है रूप जो बन के आता है वो आता है बड़े आ का। अब ये बड़ा रूप बन गया, हमने इसका मैंने आ निकाल लिया, इसका भी आ निकाल लिया, अर्थात ये भी स्वर है ये भी स्वर है, दोनों को जब जोड़ा तो हमारा क्या हो गया, बड़ा आ हो गया नियम के अनुसार। हम नियम पढ़ाएंगे इसमें आगे। अब यह समझना है कॉन्सेप्ट क्या मिलता है, आखिर कौन से बल मिलते हैं। तो ये दोनों मिल गए। जब दोनों मिलने के बाद अब हमने क्या किया, इनको जोड़ने की कोशिश की। तो जो संधि के बाद जो रूप बनता है उस स्वर की मात्रा चली जाती है हमेशा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पे। मान लो अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, ध्या पहले से ही बना हुआ है, लिखा हुआ है, बड़ा आ शामिल हो गया इसमें, और ये जो है ये संधि हो गई आपकी। अब इसका मतलब खत्म हो गया। अब जो बचा उसको जोड़ देते हैं।
तो ये शब्द क्या निकल के आता है? विद्यालय निकल आता है हमारा। अब ये विद्यालय शब्द जो निकला, जब ये विद्यालय शब्द निकल आया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बड़ा आ मिला, विद्या का बड़ा आ हो गया, आलय का बड़ा आ हो गया, दोनों में जब संधि हुई तो क्या बन गया मेरा? बड़ा आ बन गया। अब नियम ये भी दिमाग में रखना कि जब भी संधि के बाद जो रूप बनता है, जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न हो जाता है, उसकी जो उस स्वर जो आता है उसकी जो मात्रा होती है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ग में होती है। यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी पहले से ही आ लगा हुआ है तो उन्हें कुछ नहीं किया परिवर्तन, विद्या लग गया और ये इसने जोड़ कर ही दिया उसका और ये लय बन गया। तो इस तरह शब्द बन गया आपका लय। अब हम देखते हैं एक बार और समझते हैं इस चीज को कि जो ध्वनि परिवर्तन यहाँ पता नहीं लगा क्योंकि यहाँ बड़ा आ बड़ा आ हो गया, तो कैसे पता लगा क्या परिवर्तन हुआ? हालांकि नियम में ये है लेकिन आप अलग से थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, तथा धन एव। तथा धन क्या है? एव है। अब तथा धन एव में देखिए हमने क्या बताया कि संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकालते हैं, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण निकालते हैं। तो हमने देखा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? था है। था में क्या स्वर मिला हुआ, उस स्वर को निकाल लीजिए। अब ऐसा मत समझिए था मिल रहा है, था नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ स्वर शामिल है तो आपको स्वर निकालना पड़ेगा। हमने क्या निकाल लिया? बड़ा आ स्वर निकाल लिया। ठीक। अब द्वितीय शब्द का पहला वर्ण जब आया तो मैंने क्या किया? इसका ए निकाल लिया। अब देखिए दो वर्ण जब मिलते हैं तो क्या होता है? ध्वनि में परिवर्तन होता है। ध्वनि परिवर्तन होता है, कह सकते हैं विकार। विकार का मतलब क्या होगा? ध्वनि परिवर्तन होता है। अब इसमें समझिए ध्वनि में परिवर्तन कैसे होता है। मान लीजिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा स्वर है? बड़ा आ है। ठीक है। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है? ए है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो कैसे बोलते हैं? आ, यानी देर तक उच्चारण करते हैं। उसी प्रकार जब हम ए का उच्चारण करते हैं तो क्या करते हैं? ए, ये भी देर तक करते हैं क्योंकि दोनों कैसे हैं? यहाँ पे दीर्घ स्वर में आते हैं ये। तो हमने देखा कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण निकला वो बड़ा आ निकला और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ए निकला। इसकी ध्वनि भी अलग है, इसकी ध्वनि भी अलग है। तो हमने देखा कि इन दोनों को जब मिलाया, मतलब इन दोनों में जब मैंने संधि की, जोड़ करने के बाद हमने दो बार जब जोड़ दिए तो रूप बन के आया आय निकल आया। नियम के अनुसार क्या है? क्योंकि संधि का उदाहरण है तो क्या निकल आया? आय निकल आया। तो कहीं ना कहीं इस आय पढ़ने में इसको पढ़ते हैं आ, इसको पढ़ते हैं ए और क्या हो गया? आय। जो मैंने आय कहा ये ध्वनि में कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन हो गया। इस परिवर्तन का नाम क्या होता है? संधि होता है। बात समझ में आ गई होगी कि आगे संधि है क्या, कौन कौन से वर्ण मिलते हैं वो स्पष्ट हो गया कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकालते हैं, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण निकालते हैं और दोनों में संधि हम करते हैं। तो संधि के बाद जो रूप बनता है, दोनों में जोड़ करते हैं तो उसके बाद जो रूप बनता है उस रूप को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो जाता है। इसको आ पढ़ते हैं, इसको ए पढ़ते हैं, दोनों में जोड़ किया तो क्या बन गया? आय बन गया। इस आय का नाम क्या है? संधि है। अब देख लीजिए इसको जोड़ते हैं हमने जब जोड़ा तो नियम याद रखना कि जो भी जोड़ने के बाद जो रूप बनता है उसकी उस स्वर की मात्रा किस पे जाती है? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पे जाती है। तो मैंने देखा तथा का अंतिम वर्ण क्या है? थ। अब मुझे इस आ से मतलब नहीं क्योंकि आ तो मैंने निकाल लिया, मैं क्या कर रहा हूँ? संधि कर रहा हूँ इसमें। आ और ए में जब संधि की रूप क्या बन गया? आय बन गया। जब आय बन गया है तो उस आय की मात्रा किस पे जाएगी? क्योंकि जे तो इसके साथ मिल ही गया। अब आय की जो मात्रा है रूप के बाद अंतिम वर्ण पे जाएगी, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पे जाएगी तो इसकी मात्रा ये होती है। ठीक है। उसके बाद जो मिली गया है इसके साथ, अब काम बचा उसको जोड़ दिए, क्या बन गया? अपने आप बन गया क्या? तथा बन गया। बात स्पष्ट हो गई होगी कि आखिर संधि है क्या। अब बात करते हैं संधि के और विभाजन बढ़ाते हैं। ठीक है। तो संधि का मूल कॉन्सेप्ट तो यही है कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसकी ध्वनि में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब स्वर संधि भी अपने आप में जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं वो कितने हैं? 5 हैं। तो देख लीजिए पहला जो प्रकार इसमें आता है स्वर संधि में वो आता है आपका दीर्घ संधि। क्या आता है? दीर्घ संधि। दूसरा जो आता है वो आता है आपका गुण संधि। गुण संधि। तीसरा जो आता है वो आता है आपका वृद्ध संधि। चौथा जो आता है वो है आपकी एर संधि और पांचवा जो आता है वो आपके हैं आयात संधि। आयात संधि। तो हमने देखा
कि संधि की जब बात आती है, संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों की परिभाषाओं की जब बात आती है तो यहीं से परिभाषाएं बन जाती हैं कि स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात घन परिवर्तन होता है स्वर संधि कहते हैं। ऐसे इसकी परिभाषा बन जाती है, ऐसे ही इसकी बन जाती है। अब बात आती है कि इनकी परिभाषाएं क्या है, दीर्घ संधि क्या है, गुण संधि क्या है, व्रज संधि क्या है, एर संधि क्या है, आयास संधि क्या है। पहली बात तो दिमाग में ये रखिए, क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे? स्वर संधि पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो स्वर संधि में जो बल आपस में स्वर जो मिलते हैं, स्वर बल जो है उनके मिलने का जो तरीका है वो 5 तरीके से मिलते हैं। एक तो इस तरीके से मिलते हैं, एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये और एक तरीका ये और एक तरीका ये है। और इनके बाद क्या क्या परिवर्तन आता है ये चीजें आपको समझनी है इसमें एक एक करके। पहले इसके मूल भाव समझ लीजिए। इस वीडियो में इतना ही हो पाएगा कि ये मूल भाव आपको समझना है यहाँ पे, उसके बाद हम चर्चा उसके आगे वाले वीडियो में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है दीर्घ संधि का मतलब ये है कि यहाँ जो आपस में स्वर मिलते हैं, यहाँ पे जो स्वर आपस में मिलते हैं वो मिलके कैसे हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। शब्द से ही आप समझ लीजिए। दीर्घ संधि का मतलब हुआ कि यहाँ जो आपस में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, यानी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में भी स्वर होगा, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी क्या होगा? स्वर होगा। और दोनों स्वर जब मिलेंगे तो मिलके कैसे हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। ठीक, अब जैसे इसमें कौन कौन से मिलते हैं वो देख लीजिए। अभी हम उदाहरण नहीं कराएंगे, उदाहरण में अगले वीडियो में इसकी सबकी चर्चा करेंगे और लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए हम इसमें केवल इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद हम उदाहरण से अगले वीडियो में चलेंगे। तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यहाँ हमने क्या किया? दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि का मतलब ये होगा कि यहाँ मिलता है, देख लो, और यहाँ मिलता है आपका ए प्लस और मिलता है ओ प्लस। ठीक है, तो यहाँ मतलब ये है कि आ के बाद जब आ मिल जाता है तो मिलके कैसे हो जाते हैं? मिलेंगे तो दीर्घ आ क्या होता है? बड़ा। ऐसे ही ई के बाद जब ई मिलती है तो रूप क्या बन जाता है? बड़ी ई। और ऊ के बाद जब ऊ मिलता है तो बड़ा हो जाता है आपका बड़ा ऊ। ये क्या बोले जाते हैं? दीर्घ। हमने जो स्वर पढ़ाए थे उसमें बताया नहीं था, क्योंकि वहां क्या है? ह्रस्व स्वर और क्या दीर्घ स्वर थे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ये दीर्घ स्वर होते हैं सभी, बड़ा आ, बड़ी ई और ऊ। इनका उच्चारण जब कहते हैं तो 2 मात्रा का समय भी हम इसे लेते हैं। चलिए, अब उसके बाद आती है यहाँ तो आ के बाद आ, ई के बाद ई और ऊ के बाद ऊ मिलाओ, आपस में मिलके वो कैसे हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। ये बात तो रही आपकी दीर्घ संधि की। अब हम बात करते हैं किसकी? गुण संधि की। अब बात करते हैं गुण संधि की। हमने देखा कि आ के बाद ये मिल गए आपस में। अब अगला जो गुण संधि है इसमें देखो, आ को हम साथ में रखते हैं। ठीक है, आ को पकड़ लीजिए और आ के साथ पहले किसे मिला दीजिए? ई को मिलाइए। ई मिल गया। जब आ के बाद ई मिलता है तो जब भी इनमें संधि हम करते हैं तो हमेशा रूप जो बनता है वो क्या बनता है? आपका ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ए बन जाता है। ठीक, अब आ को फिर कर लीजिए और आ के साथ हम क्या, ई के बाद क्या आता है? ओ मिला दीजिए। ठीक है, जब आ के ऊ मिलाया तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे रि के बाद भी रि मिलता है, रि प्लस क्या होता है? रि, तो उसकी क्या है? दीर्घ रि बन जाती है। ऐसे करके दीर्घ रि बन जाती है। तो जो हमने आ पकड़ लिया इसके साथ जो रहेगा मिलाते जाते। देखो आ के साथ हमने क्या मिला लिया? ई मिला लिया। आ के साथ क्या मिला लिया? ऊ मिला लिया। आ के साथ हम क्या मिलाएंगे? आ प्लस क्या मिलेगा आपका? रि मिल जाएगा। जब इनमें आपस में संधि होगी तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर। क्या हो जाएगा? अर हो जाता है। तो इसमें आपस में एग्जाम्पल हम कराएंगे, उदाहरण इसके बाद में कराएंगे हम अगले वीडियो में। यहाँ केवल समझना है मूल कॉन्सेप्ट क्या क्या मिलना है। ठीक है, तो आ के बाद ई मिल गया, आ के बाद ऊ मिल गया, आ के बाद रे मिल गया, मिलके क्या हो जाते हैं? ए ओ अर हो जाते हैं। तो ये तो बात रही किसकी? आपकी गुण संधि की। अब आ के साथ मिलने के लिए क्या क्या रह गया? ई मिल गया, ऊ मिल गया, रे मिल गया। अब रह गया क्या? ए रह गया और क्या रह गया? ओ रह गया। हम जैसे ही गुण संधि की बात करते हैं तो इसमें यही करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? आ के साथ, आ के साथ हम क्या मिला देंगे? ए मिला देंगे। और जब भी ए मिलाएंगे तो जब रूप बनेगा हमेशा तो मात्रा विद्यमान क्या होता? बढ़ना होता, तो एक मात्रा बढ़ जाती है। तो हमेशा रूप बनेगा क्या? आय में।
उसके बाद आ के बाद क्या मिलने को रह गया, ओ रह गया, ओ। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो आपस में देखो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर निकलना, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी स्वर, इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर निकलेगा, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी स्वर होगा। ऐसे यहाँ भी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी स्वर होगा। मिलने के बाद अय हो गया, और आ के बाद जब ओ मिला तो हमारा क्या बन गया, अ बन जाता है। तो आ के बाद ए बनता है। जब भी हम संधि करते तो हमेशा जो रूप बनेगा अपना ए, हाँ सॉरी, ए अय, तो हमेशा ये रूप बन जाएगा अय का। मतलब दो मात्राएं होती हैं इसकी, इसमें क्या दो मात्राएं होती हैं, ये रूप बन के आपका सामने आ जाएगा जब भी हम बात करेंगे किसकी, वृद्ध संधि की बात करेंगे। क्योंकि आ के साथ ए मिलता है तो अय हो जाता है, आ ओ मिलता है तो अ मिल जाता है। ये तो बात रही आपकी वृद्ध संधि की। अब आ ने देखो पहले आके सबसे मेल खा लिया, अब अन्य जो स्वर रह गए आपके ई उ ए ओ, ये अब पहले आएंगे। तो देख लीजिए यहां हम थोड़ा साफ कर रहे हैं, देखिए अब बात आती है एर संधि की, बात आती है एर संधि की। एर संधि में क्या होता है, देखो एर संधि में देखिए अभी तक हम क्या आ के साथ मिल रहे थे सब, अब ई आती है, क्या आती है, ए। और ई के बाद जब क्या आता है, यहां जब प्लस होगा तो क्या होगा, भिन्न स्वर होता है, भिन्न स्वर। ई के बाद भिन्न स्वर आता है, और ऊ के बाद क्या आता है, भिन्न स्वर आता है। फिर रे के बाद भी क्या आता है, भिन्न स्वर आता है। तो नियम ये है, ई के बाद जब भी भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, ए। और ऊ के बाद जब भिन्न स्वर आता है तो हमेशा क्या हो जाता है, और रे के बाद जब भिन्न स्वर आता है तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, र बन जाता है। ठीक, अब देख लीजिए समझने वाली बात यह है कि ई के बाद भिन्न स्वर हो जाता है, ए हो जाता है। जिसकी बात स्पष्ट अभी नहीं हुई, इसका मूल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा, अब समझ लीजिए कि ई के बाद जब भी भिन्न स्वर आता है तो भिन्न स्वर समझिए। भिन्न स्वर का मतलब है ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, और जितने भी स्वर हैं, मान लो ई के बाद हम ई छोड़ देते हैं तो ई के बाद क्या आ सकता है, आ सकता है, ये भिन्न स्वर, ई के लिए आ भिन्न स्वर हो गया। क्योंकि ई के बाद ई अगर आएगा, समझने वाली बात यह है कि अगर ई के बाद क्या आएगा, ई आएगा तो संधि कौन सी बन जाएगी, दीर्घ बन जाएगी। तो ई तो आने से रहा, क्योंकि ये मेल हम पहले कर चुके हैं दीर्घ संधि। तो मतलब ये है कि ई के बाद जब भिन्न स्वर आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ई के बाद ई को छोड़कर जितने भी स्वर है वो आ सकते हैं। यानी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में छोटी ही हो और बड़ी ही निकले, और द्वितीय शब्द के पहले वर्ण के रूप में ई को छोड़ के कोई भी स्वर अगर आ जाता है तो उनका जब मेल होगा तो हमेशा क्या होगा, ए बन जाता है। ठीक है, तो ई आ सकती है, ई नहीं आएगी, उसके बाद क्या आएंगे, ऊ आएगा, ऊ आ सकता है, रे आ सकता है, ए आ सकता है, और क्या है, ओ आ सकता है। तो हमने देखा कि ई के बाद जो भिन्न स्वर इतने हो गए, ये सब ये तो पहली बात समझने की है कि ई के बाद भिन्न स्वर आता है तो हमेशा ए हो जाता है, ये तय है। अब नियम ये भी समझना है आपको कि भिन्न स्वर के रूप में जौन सा स्वर आएगा, मतलब द्वितीय शब्द के पहले वर्ण के रूप में जौन सा स्वर आएगा उसकी मात्रा हमेशा यहाँ पे लग जाती है। मान लीजिए छोटा आता है तो केवल ए रहता है, और द्वितीय शब्द के पहले वर्ण के रूप में मान लीजिए क्या आ गया, आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डंडा लगा तो उसका मात्रा लग गई। तो दिमाग में रखिए कि ई के बाद जब भिन्न स्वर कोई आता है तो उसका ए हो जाता है, जौन सा भिन्न स्वर आता है उसकी यहाँ पे क्या लग जाती है, मात्रा लग जाती है। मान लो बड़ा आ आया तो मैंने क्या कर दिया, मात्रा वाली आगे लगा दी। अब मान लीजिए क्या है, द्वितीय शब्द के पहले वाले के रूप में क्या आता है, छोटा हुआ आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटे हु की मात्रा लगा देंगे। जो संधि करने के बाद हम उदाहरण समझाएंगे तो उसमें स्पष्ट करेंगे। तो अभी केवल इतना समझना ये रूप कैसे बनते हैं बस। अब मान लीजिए क्या ए आ गया तो हम क्या कर देंगे, ये मात्रा संधि के बाद, यही नियम लागू इस पे भी होता है। ये कैसे होते हैं एग्जांपल हम समझाएंगे अगले वीडियो में। ऊ के बाद जब भिन्न स्वर आता है तो हमेशा क्या होता है, वह होता है। ठीक, वही प्रक्रिया इसमें भी लागू हो जाती है। वो ऊ के बाद मान लीजिए ऊ आ गया, ऊ प्लस क्या कर दें, ऊ कर दें। जब ऊ के बाद ऊ कर दोगे तो दोनों मिलाओगे तो क्या बन जाएगी, दीर्घ संधि बन जाएगी, बड़ा हो जाएगा। तो अब ये नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या है, ऊ के बाद ऊ को छोड़कर, ऊ के बाद ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, मान लो ऊ को छोड़ो, अब ऊ के बाद ये भी आ सकता है, अब यहाँ ई भी आ सकती है। ई के लिए ऊ भिन्न स्वर है तो ऊ के लिए ई क्या हो जाएगी, भिन्न स्वर हो जाएगी। तो यहाँ पे ई भी आ जाएगी और ऊ नहीं आएगा तुम्हारा यहाँ पे। ठीक,
और उसके बाद ये सभी स्वर आ जाएंगे। तो यानी हम वही लागू यहाँ भी होगा कि जब ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, वह हो जाता है, और जौन सा भिन्न स्वर आएगा उसकी इस पे क्या लग जाती है, मात्रा लग जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे केवल छोटा आ आया तो केवल ओ रहेगा, बड़ा आ गया तो क्या हो जाएगा, ठीक। अब मान लो ए आ गया तो क्या हो जाएगा, मात्रा लग जाएगी होगी, ठीक। इस तरह से इसमें परिवर्तन होता है, ठीक। तो इसमें रि के बाद आप देख लीजिए, रि के बाद जब भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाता है, अर आया, आना र हो जाता है। अब आपको समझना ये है कि दो बातें तो ये हो गई कि ई के बाद जब भिन्न स्वर आता है तो ए हो जाता है। दूसरी बात ये है कि जो सा भिन्न स्वर आता है उसकी क्या है, इन पे यहाँ पे वहां पे क्या लग जाती है, मात्रा लग जाती है। और तीसरी जो बात है 100% सही है, वो लागू होती है इस पे कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड हमेशा क्या होता है, आधा होता है। एग्जाम्पल एक समझ लीजिए, जो हम बात कह रहे हैं वो 3 बातें इसमें निकल के आती, 3 आपको तैयार करनी है। हमने ऐसे लिख दिया प्रति धन क्या कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है। तो अब समझ लीजिए, हमने प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकाला, कौन सा शब्द निकला यहाँ पे, छोटा ए, हमारा छोटा ए निकलाया। प्लस द्वितीय शब्द का पहला वर्ण निकाला, क्या निकलाया, ए निकलाया। अब हमने क्या किया, क्या पढ़ रहे हैं, संधि कर रहे हैं, तो हमने संधि कर ली इसमें दोनों में। जब संधि की तो नियम के अनुसार क्या हो जाता है, मेरा ए हो जाता है, हमने ए कर लिया, ठीक। अब ए होने के बाद दूसरी बात समझो कि जौन सा स्वर आता है उसकी यहाँ पे क्या लगा देते हैं, मात्रा, हमने मात्रा भी लगा दी। तो हमारा संधि के बाद रूप जो बना अब ये बन गया। अब उसके बाद हमने जब संधि करोगे तो तीसरी बात निकल के आती है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण 100% आधा होता है। तो हमने क्या किया, तो ऐसा ही लिख लिया, और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त है, ये तो निकल ही गया, तो त को हम आधा कर लेते हैं, कर लिया मैंने आधा। उसके बाद हमने जब ये संधि कर दी तो रूप क्या बना था मेरा, ए, हम इसको जोड़ देंगे, मैंने इसको जोड़ दिया, ये सब जुड़ गया। और उसके बाद क्या बचा, क, अपने आप में निकला है क्या, प्रत्येक निकल आया। ऐसे एग्जांपल कराएंगे, अगले वीडियो में कराएंगे हम। अब देख लीजिए अयास संधि, ये तो इतनी बात आ गई। अयास संधि की बात देखो, अयास संधि में क्या होता है, मैंने ये संधि में क्या किया, ई के बाद भिन्न स्वर हो गया था, और ऊ के बाद भिन्न स्वर हो गया था, और रे के बाद भिन्न स्वर हो गया था। अब हम बात करते हैं भिन्न स्वर किन के लिए नहीं हुआ, एक तो नहीं हुआ ए आई के लिए, ए आई और ओ आओ। तो ध्यान रखो, जब ए के बाद क्या आता है, भिन्न स्वर, तो हमेशा रूप बनता है आय, क्या बन जाता है, आय का बन जाता है, ठीक। जब आय के बाद भिन्न स्वर आता है तो बन जाता है हमेशा आय, ठीक। जब ओ के बाद भिन्न स्वर आता है तो हमेशा बन जाता है अब। जब औ के बाद भिन्न स्वर आता है तो हमारा रूप बन जाता है आव। वहां इससे पहले एर संधि थी, अब बात करते हैं किसकी, अयास संधि की। जो अयास संधि की हमने बात की तो एर संधि में क्या है, ई के बाद भिन्न स्वर आ गया था, ऊ के बाद आ गया था, और रे के बाद आ गया था। अब हमारे भिन्न स्वर आने के लिए क्या बचे, ए बचे, और क्या बचे, ओ बचे। तो इस अयास संधि में यही नियम है कि ए के बाद जब भिन्न स्वर आता है तो हमेशा रूप बन के आता है, वो आय बनता है, ठीक है। और जौन सा भिन्न स्वर बताए समझा ही चुके हैं क्या होते हैं भिन्न स्वर। और जो अगर इसकी समझ में नहीं आया वो अगले वीडियो जब देखें, उदाहरण सहित जब करेंगे तो उसको और क्लियर करेंगे। तो भिन्न स्वर का मतलब क्या होगा, कि भिन्न स्वर का मतलब है कि ए के बाद ए नहीं होगा, उसके बाद जो भी आएगा उसकी मात्रा में यहाँ क्या लगेगी, स्वर पे तो लगेगी नहीं, हमेशा किस पे लगेगी, ए पे लगेगी। तो मान लीजिए यहाँ पे भिन्न स्वर आ गया और उसकी मात्रा मान लो यहाँ पे छोटी ई आ गया, तो यहाँ रूप हमारा इस तरह से बन जाएगा। पूरा क्लियर हो गया। ऐसे ही आय के बाद जब भिन्न स्वर आता है तो रूप क्या बन जाता है, आय बन जाता है। ओ के बाद आता है तो अब बन जाता है, औ के बाद आता है तो आ बन जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें उदाहरण सहित हम चर्चा करेंगे सबकी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।